नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का इस केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत। प्लेटफॉर्म सॉल्वेंट एकेडमी, यहाँ पर हम जो है वो एनसीईआरटी से नए बनाए हुए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसा मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था, आपको सभी चैप्टर इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी शेष रहे थे हमारी पिछली जो भी सीरीज थी वहाँ से, तो और जो हो चुके हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे धीरे धीरे। फिलहाल केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। कैसे क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि यहां पूछा गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो ग्राफ आर और टी के मध्य में माइनस के आता है। आर और टी, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर और टी के मध्य में। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि जो अपना एक्सप्रेशन होता है वो ये वाला होता है फॉर योर 0 डिग्री, और इसमें आर इधर चला जाता है, इधर आर 0 माइनस के टी हो जाता है। दिस इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यदि y अक्ष पर अपन सांद्रता लेते हैं, t x अक्ष पर टाइम लेते हैं, तो यह ऋणात्मक ढाल आती नजर आ रही है। तो बिल्कुल ही सही बात लग रही है कि यहाँ जो ढाल का मान है वो माइनस ऑफ k है। तो दिस इज द करेक्ट वन। सेकेंड, ये अपेक्षाकृत असामान्य, नो डाउट एट ऑल, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एक जो है वो रेयर रिएक्शन मानी जाती है ना, कंपैरेटिवली रेयर है। एज वेल एज HI का AU की सतह पर ऊष्मीय वियोजन, ये बिल्कुल इसका उदाहरण है। अमोनिया का PT की सतह पर वियोजन भी इसका उदाहरण है उच्च दाब परिस्थितियों में। अधिकांशतः प्राथमिक प्रकार की होती है, ये गलत बात होगी। ये साधारणतया जो है वह किस प्रकार की होती है, जटिल प्रकार की होती है। साधारणतया जटिल होती है, प्राथमिक नहीं होती है। सोचने वाली बात है कि प्राथमिक होने की गुंजाइश वैसे भी कम है कि यदि एक ही स्टेप है, अब एक ही स्टेप में आप ये कहना चाह रहे हो कि रिएक्टेंट भाग नहीं ले रहा, तो कैसे हो सकता है ऐसे, है ना। रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट तो करेगा, एक स्टेप है उसमें भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर वो कब करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। इसका मतलब मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है ये ना, एक से ज्यादा पदों में होता है ना। तब जाकर के वहां जो दर निर्धारक पद होता है उसमें सीधे सीधे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए ये जीरो ऑर्डर के हो पाती है। यदि सिंगल स्टेप ही होगी और उसमें भी आप ये बोल रहे हो कि रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो कोई प्रैक्टिकली बात जमती नहीं है। तो ये एलिमेंट्री प्रकार की अभिक्रियाएं मोस्टली नहीं होती हैं, एलिमेंट्री प्रकार की नहीं होती है, यह कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती हैं, यानी जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन 4 जो है वो आपका आंसर है, और यहां लिखी गई हर एक बात आपके एनसीईआरटी की एक लाइन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण हमको फिलहाल यहां नजर आता है। और क्या कहा गया है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगेन ये एनसीईआरटी में उदाहरण दे ही रखा है। ये कह रहे हैं कि यदि इनिशियल प्रेशर इसका PI हो, प्रेशर ऑफ A एट टाइम T विल बी, जबकि PT टोटल प्रेशर है। तो देखो बच्चों, ये प्रारंभ में यदि PI होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें से यदि हम X निकाल देते हैं तो यहां इसका X प्राप्त होगा और इसका भी X ही प्राप्त होने वाला है। सो दिस इज PI माइनस X एंड X। तो यहां टोटल प्रेशर PT को क्या कहूंगा मैं, ये कहलाएगा PI माइनस X प्लस X, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो आएगा वह, क्योंकि इन दोनों को अपन ऐड करके ही तीनों को वी कैन गेट द फाइनल प्रेशर। सो हियर PT इक्वल्स टू PI प्लस X। तो X की यहाँ से वैल्यू हमको मिल जा रही है, और ये जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, PT माइनस PI मिल रही है। आप देख सकते हैं इसमें से मैंने X निकाला, इसका X पार्ट बनाया, इसका X पार्ट बनाया। तो जो कुल दाब का एक्सप्रेशन है PT, वहां कितना आ जाएगा, PI प्लस X आ जाएगा, और X की वैल्यू PT माइनस PI हो जाएगी। और हमसे कहा गया है कि T समय पर दाब, T समय पर A का दाब, ध्यान रखिएगा, PT तो कुल दाब है, T समय पर A का दाब वह कितना है, PI माइनस X है। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस X हियर, ओके। यह जो X है इसका मान आप इसमें जब रख देंगे तो यह जो वैल्यू आएगी वो 2PI माइनस PT हो जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बेस्ड भी है, यानी कि एकदम ही सरल इसको हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा सवाल इसको माना जा सकता है। PI इसका प्रारंभिक दाब था, इसमें से X हिस्सा निकलेगा, इधर X और X बनेगा, ये एक्सप्रेशन दे रखा है बुक में, है ना। तो यहां से PT जो कुल दाब है, ये PT जो है वो A का दाब नहीं है, ये कुल दाब है। A का दाब तो हमें ज्ञात करना है ना, वो थोड़ी ना दिया हो सकता है। सो कुल दाब जो है ना वो आपको एक्सप्रेशन इसका निकालना होगा, तब वो PI प्लस X आ जाएगा। यहां से X का मान निकाला, इसको इधर पुट कर दिया है, ठीक है। अगला ये अगेन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये जो इकाई है ना,
ये जो यूनिट है उससे पता चल रहा है कि प्रथम कोटि के बारे में बात हो रही है। तो आपको ध्यान ही होगा कि K बराबर मैंने जो प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया है उसके लिए बहुतों बार ही बताया था पढ़ाते वक्त, दिस इज Pi अपॉन एन पी आई माइनस पी टी अपॉन एन माइनस वन। एन यहाँ होता है एक मोल से प्राप्त मोल की संख्या, जो कि फिलहाल यहाँ कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। क्यों भाई, देखो सॉरी एक अभी बताता हूं, 2N2O5 से बन रहा है 2N2O4 प्लस O2, तो दिख रहा है कि 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, तो 1 से कितना बनेगा 1.5 बनेगा, क्योंकि 1 मोल से प्राप्त मोल की संख्या जो है, 1 मोल से प्राप्त मोल की संख्या उसको हम बोलते हैं आपका यू कैन से एन वैल्यू। Pi is 0.5 is given to you, है ना। Pi जो है वो तो प्रारंभिक है, वो तो 0.5 है, एंड दिस Pt वैल्यू इज गिवन टू यू एज 0.512, और टाइम जो है वो यहाँ पर कितना है 100 है। सारी वैल्यूज को जब यहाँ पर रखेंगे तो ये जो K का एक्सप्रेशन आता है वो 4.98 इंटू 10 की घात माइनस का 4 सेकंड इनवर्स आ जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का कौन सी रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, जिसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। प्रारंभिक दाब, देखो इसको आप बिना किसी फॉर्मूले के नॉर्मल के वाले से भी कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रख लेना कि प्रथम कोटि गैसीय यदि अभिक्रिया होती है तो इस व्यंजक की सहायता से हम जो है वह K का मान निकालते हैं। सभी मान मैंने तुमको बता दिए। Pt जो है हमारा कुल दाब होता है, Pi प्रारंभिक दाब होता है, N का मान होता है 1 मोल से प्राप्त मोल, 1 मोल से, देखो 2 से प्राप्त हो रहे 3 तो 1 से 1.5 होगा, 1 मोल से प्राप्त मोल, ठीक है ना, ये N की वैल्यू होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी अभिक्रिया हेतु K का मान दे रखा, देखो ये K की जो वैल्यू है उससे तो एक बात पता हमको यहाँ चल ही रही है कि ये जो वैल्यू है वह तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर को होना बता रही है, ठीक है जी। तो इसके लिए टी हाफ इतना है, तो x का मान क्या होगा, टी हाफ का मान दे रखा है। ये तो सरल सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर नजर आता है, बाकी कुछ है नहीं, सिंपल है। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं वो 0.693 अपॉन क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। सो 0.693 डिवाइड बाई K की वैल्यू जो है वो 5.5 इंटू 10 की घात माइनस का 14 है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.26 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा 14 हो जाएगा, और ये लगभग 6.93 यदि मैं इसे करता हूं तो ये 1.26 हो जा रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, अच्छा दिस इज 10 टू पावर -14, वो भी सेकंड इनवर्स में, ये भी सेकंड इनवर्स में। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं इसको, है ना। यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये 6.93 इसको मैं लिखता हूं तो ये 10 की घात -1 यहाँ आना चाहिए, और ये 5.5 यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपका 10 की घात -14 है, ठीक है। 5.5 इंटू 10 की घात -14 ये गिवन है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात +14 हो जाएगा, तो ये आपका 1.26 अप्रॉक्सीमेटली 1.26 इंटू 10 की पावर, क्योंकि माइनस का 14 ऊपर जाकर के प्लस का 14 हो जाएगा, तो ये 1.26 इंटू 10 टू पावर 13 नजर आ रहा है, आई थिंक सो, है ना। 0.693 अपॉन K, दिस इज 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन K का मान जो है वो दिया है 5.5 इंटू 10 की घात -14, प्लस का 14 ऊपर गया, माइनस का 3 ऑलरेडी यहाँ पर था, तो इट शुड बी 10 पावर 13 आना चाहिए एज पर दिस क्वेश्चन। सो इसको एक बार और हम देख लेंगे वैल्यूज, क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही है ये प्रश्न। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनसीईआरटी ओनली। सिंपल इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो 0.693 अपॉन K यूज करना है, बस इतना आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि ये जो है वो आपका 0.693 अपॉन K वाली वैल्यू जो है उसको दर्शाता है। सो 10 पावर 14 ऊपर चला गया तो प्लस का 14 है, पर ये माइनस का 1 है, तो इट शुड बी 10 पावर यू कैन से 13, ओके। चलिए जी, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु वेग का मान दे रखा है। देखो R बराबर है K डैश CH3C डबल O CH3 एंड ये है H2O। अब यहां K का मान इतना है फॉर द रिएक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश, K डैश का मान कितना होगा, K डैश इंटू दिस वन ये कर रखा है, K बराबर इतना। देखो इसमें क्या होता है बच्चों की जो K होता है ना
वो एक्चुअली K डैश इंटू H2O को अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं K डैश अपॉन H2O, क्योंकि यहाँ पर H2O जो होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट है ना। H2O जो है उसको अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसकी जो सांद्रता होती है वो स्थिर होती है। तो इन दोनों का जो गुणा होता है ना उसको हम एक नया एक्सप्रेशन कह देते हैं। यानी इसको मैं देखो ऐसे लिखता हूँ, R बराबर K डैश, और इन दोनों को जगह K लिख सकते हैं अपन ऐसे। यहाँ पर K बराबर क्या लिख दिया मैंने, K डैश इंटू H2O, क्योंकि इसकी ये एक्सेस में लिया जाता है तो इसकी सांद्रता जो होती है वो स्थिर रहती है। इसकी जो सांद्रता है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। सो नाउ दिस K डैश इंटू H2O की कंसंट्रेशन बराबर है K। तो K डैश का मान यदि मुझे निकालना है तो वो K अपॉन H2O हो जाएगा। H2O की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो 55.5 होती है। देखो इस तरह सवाल है ना, और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने बैठ के प्रश्न बनाए हैं तो वो इस तरह होंगे ही, है ना। उसमें कोई गैर स्तरीय सवाल तो होगा ही नहीं। आपको जब मेहनत तो यहाँ पर कुल मिला के लगानी ही पड़ेगी। आप सोचे कि ऐसे ही काम चलता हुआ मामला हो जाएगा तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे तो आपको एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2O को नीचे लेके जाएंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि इसको 200 में कर देता हूँ तो ये आपका 10 की घात माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। सो ये लगभग आई थिंक 10 की घात माइनस 5 वाला आना चाहिए। फिर भी आप देखो आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल है, उसमें न्यूमेरिकल में जैसे इसमें भी आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये क्योंकि उसमें करेक्शन करना पड़ा है तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो जो वैल्यूज़ दी हुई उसके हिसाब से तो यही आपका आंसर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 1.26 टी हाफ इन्होंने दे रखा था। तो आपको K अपॉन करके निकालना हमने, ये लगभग वैसे तो सही दिख रहा है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे उम्मीद है। इसमें क्या किया हमने, ये कौन सी कोटि की, भाई ये छद्म प्रथम कोटि की है, लिखा हुआ है ये रहा छद्म प्रथम कोटि। छद्म प्रथम कोटि वालों में क्या होता है कि H2O आधिक्य में होता है। ये जो H2O जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है, इसीलिए इसको अपन ने कांस्टेंट मान लिया और एक नया कांस्टेंट दे दिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, K बोल रहे हैं। ये K डैश इंटू H2O एक नया कांस्टेंट देते हैं जिसको हम K बोलते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है तुम्हारा, इसमें K डैश लगा हुआ है। क्लियर होगा, उम्मीद है आप समझ गए। बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है आपको ये प्रश्नों का स्तर जो है वो पसंद आ रहा होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट या जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे। इवन फॉर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस स्तर पे जाना पड़ेगा। इनमें से एक भी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। इवन ये एनसीईआरटी के ही हैं, मैंने उनको मॉडिफाइड किया हुआ है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही हैं। तो इससे नीचे आप करने की सोच रहे हैं तो वो फिर कुछ मतलब नहीं है, समय खर्च करना है, समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहूँ कि तुम्हें जो है वो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं ना, वेग की इकाई क्या होती है, तो इन प्रश्नों में समय खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। ये जो लेवल ऑफ पेपर का रह गया वो कोई स्कूल लेवल का मामला नहीं है, तो एक अलग मैटर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुँचाने की कृपा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।